अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाज़रीन, सऊदी अरब में OIC और अरब लीग का एक गैर मामूली मुश्तरका सरबराही इजलास हुआ, जिसमें सरबराहान मुमलिकत ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी और इजराइल से मुहासरा ख़त्म करने का मुतालबा किया। गज़ा में कत्ल आम पर आलमी बरादरी की बेहिसी पर अफसोस का भी इजहार किया। फिर इस मौके पर लीडर्स ने क्या क्या कहा, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि इजराइल गज़ा में बमबारी के ज़रिए नई नस्ल को ख़त्म कर रहा है, वहाँ होने वाला जुल्म तमाम आलमी क़वानीन का मजाक उड़ा रहा है। फिर OIC के सेक्रेटरी जनरल जो हैं हुसैन इब्राहिम ताहा, उन्होंने कहा कि गज़ा में फ़ौरी तौर पर जंगबंदी की जाए, इजराइल फ़ौज गज़ा का मुहासरा ख़त्म करे। फिर फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हज़ारों बच्चों के कत्ल पर अफसुर्दा हूँ, लेकिन ज़्यादा अफसोस आलमी बरादरी की बेहिसी पर है। फिर तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि गज़ा में मासूम बच्चों की बिखरी लाशें देखकर दिल खून के आंसू रोता है। जबकि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ये कहते हैं कि ये यरगमालियों की रिहाई चाहते हैं, गज़ा का मुहासरा ख़त्म करके इंसानी इमदाद की इजाज़त दी जाए। तो बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स सामने आई मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत की जानिब से, मगर मामला सिर्फ स्टेटमेंट्स तक ही महदूद नज़र आया। इजराइल के ख़िलाफ़ किसी किस्म के मुआशी या सियासी कार्रवाई के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं किया गया, गुरेज किया गया इस तरह का कोई भी फ़ैसला लेने से। फिर खित्ते के अहम ममालिक के दरमियान वाज़े डिवीज़न भी नज़र आई। तो यहाँ अहम सवाल ये उठता है कि इस्लामी ताउन तंजीम के तारीख़ी इजलास में इजराइल के ख़िलाफ़ किसी अमली इक़दाम पर इत्तेफाक क्यों नहीं हो सका। यही सवाल अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं, जबकि डॉक्टर सैयद मोहम्मद हमारे साथ मौजूद होंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जब कोई अमली बात तय नहीं हुई, इस इजलास की क्या सिग्निफिकेंस रह जाती है? हमें बड़ा इंतज़ार था रामीन के जब ये 7 अक्टूबर को हमास हमला करता है इजराइल पे, तो सबसे पहले हमें इंडिविजुअल कंट्रीज़ यानी इनफरादी तौर पे यानी मुस्लिम ममालिक का पता लगा कि जी उन्होंने मजम्मत की है या उन्होंने कहा है जी इजराइल जंग बंद करे या वगैरह वगैरह। तो फिर हमें पता लगा OIC का इजलास हुआ, न्यूयॉर्क में होता है। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि एक बड़ा इकट्ठ होगा जिसका कि आपने जिक्र अपने इंट्रो में किया है। इस इकट्ठ में जिसमें कि अरब लीग के भी लोग थे और OIC के भी लोग थे, इसमें हमें तवक्को थी कि कोई ऐसी चीज़ निकलेगी जिसमें जो आपने कहा है ना अमली तौर पे कुछ होगा, तो ये नहीं हो सका। और उसमें मजम्मत जो है वो शदीद मजम्मत में बदल गई और फिर जंग बंदी के लिए कहा गया। और ये जो आलमी बरादरी के जी आलमी बरादरी बेहिस्सा है, तो बाबा आप भी तो आलमी बरादरी में आते हैं, 56 ममालिक हैं आपके OIC के, आप भी आलमी बरादरी में आते हैं और आपने क्या किया सवाए यानी बयानबाजियों के। अच्छा, अब सवाल ये यहाँ पे पैदा होता है कि क्या ऐसा भी नहीं हो सकता था कि ये सारे ममालिक जो हैं ये मिलके कहते कि जी हम इजराइल से के ताल्लुकात सिफारती मुनक़ता करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ जहाँ पे हमारे सफ़ीर हैं अगर इजराइल में तल अवीव में है तो हम उनको वापस बुलाते हैं। नंबर 3, ये जो तेल की हिसाब किताब हमारे दरामद बरामद के हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इजराइल से, हम वो बंद कर देते हैं। नंबर 4 कि आप किसी किस्म की तिजारत या किसी किस्म का जो आपका लेन देन है या जो मेल जोल है, पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, हमने देखा कि इनमें से कोई एक चीज़ भी सामने नहीं आई। उसकी वजूहात क्या हैं? एक दो वजूहात की तरफ आपकी तरफ यानी इशारा करते हैं और फिर बताते हैं कि मजबूरियां इन मुल्कों की जो हैं वो क्या हैं और किस वजह से ये चीज़ें जो हैं ये सामने आ रही। सबसे पहली जो बात है वो ये है, 56 ममालिक हैं OIC में और इसमें अरब लीग के सारे जो हैं वो ममालिक मौजूद हैं। अरब लीग अपने तौर पे जो है वो बता दिया था पहले भी और उन्होंने जेनोसाइड का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन कुछ मिल मिला के करने की बात जो है वो नहीं थी, ना ही कुछ जंग करने की, ना ही कुछ ऐसा था कि जी हम मिल के जो है वो हमास की मदद करते हैं। पहली वजह ये है कि ये जंग जो जारी है, जो 7 अक्टूबर से जारी है, ये जंग अरब की जंग ही नहीं है, ये जंग OIC की जंग नहीं है, ये जंग फ़लस्तीनियों की भी जंग नहीं है। ये जंग है जो कि हमास, ये चंद 100 या चंद हज़ार लोग हैं, इनका तो अभी तक ये भी नहीं पता लगा कि ये लोग जो हैं ये कितनी तादाद में कितने रहते कहाँ पे हैं, इनको एड कौन करता है, इनको ये मिसाइल कौन देता है, इनको ये रॉकेट किधर से मिलते हैं। तो ये जंग है हमास की और यानी इजराइल की। पहली बात ये हुई। इसका मतलब ये है कि अरब लीग की नहीं है, OIC की नहीं है, किसी मुस्लिम और मुल्क की है ही नहीं, क्योंकि नहीं तो फिर होता कि जी ईरान और टर्की ने मिलकर हमास के साथ हमला किया, फिर तो बात बनती। दूसरी वजह इसकी ये बनती है कि जो 56 ममालिक हैं हमारे OIC के,
ये याद रहे कि OIC बनी ही इसलिए थी, वजूद में आई ही इसीलिए थी कि अब यानी मस्जिद अल-अक्सा का जिक्र था और उसमें ये था कि फ़लस्तीन के आपने यानी जो उनके हुकूक हैं उनको दिलाने हैं, इसलिए ये तंजीम बनी थी। इसका सिर्फ एक एजेंडा था, बाद में कश्मीर वगैरह भी बीच में शामिल हुए। अब फ़लस्तीन की ही बारी है और ये OIC के 56 ममालिक जो हैं इनकी 56 फॉरेन पॉलिसियां हैं। इनकी इतनी ही फॉरेन पॉलिसी हैं जितने ये ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के। सही। अच्छा, तीसरी बात कि वो जो एक साजिशी किस्म की थेरियां होती हैं कि जी यानी जो असला इनमें से अक्सर ममालिक ऐसे हैं जिनकी ट्रेड चल रही है, इनमें से अक्सर ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इजराइल को बहैसियत एक यानी मुल्क के तस्लीम कर लिया हुआ है, उनकी तिजारत चल रही है, टेक्नोलॉजी दाएं बाएं हो रही है, असला दाएं बाएं हो रहा है, सरप्टिशसली हो रहा है, सीक्रेटली हो रहा है, वो अलग बात है, लेकिन उनके वो हिसाब किताब हैं। फिर एक इनडायरेक्ट एक्शन है कि अगर हम इजराइल के खिलाफ मुत्तहिद होके को बात करते हैं तो जो इसका फॉलो आउट इफेक्ट है अमेरिका की तरफ से, UK की तरफ से, यूरोप की तरफ से, वो क्या होगा और उसके हम मुतहम्मिल हैं कि नहीं हैं। ठीक हो गया। अमेरिका और जो UK है, अमेरिका और जो UK है, ये यानी इस वक्त की आखिरी बात, जी। मिडल ईस्ट की जहां तक सियासत का या तेल का या हिसाब किताब का ताल्लुक है, पूरे मिडल ईस्ट का, उसमें इजराइल जो है वो यूं समझिए कि UK और USA के जो मफादात हैं, जो उनके इंटरेस्ट हैं, स्ट्रेटेजिक हैं या जियोपॉलिटिकल हैं या जियो इकोनॉमिक हैं, उनकी हिफाजत करता है इजराइल। लिहाजा हमें साफ नजर आ रहा है कि ये जंग जो है ये जारी रहेगी उस वक्त तक जब तक कि इजराइल के तमाम मकासद हल नहीं हो जाते। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, इजलास बुला लेना, स्टेटमेंट्स दे देना, ये काफ़ी होता है? इससे आगे बढ़कर क्यों नहीं कुछ कर पाए मुस्लिम ममालिक? देखें, OIC की दो जो मैं जिनको समझता हूँ तारीखी जो इज्तिमात हुए, एक सेकंड उसका था इज्तिमा जो 1974 में लाहौर में हुआ था जी, और एक था 9/11 के बाद 2003 में पुत्रजाया मलेशिया में हुआ था। ये दो इजलास को हम कह सकते हैं OIC जिस वक्त जिसने असर्ट किया, जिसने बड़े अहम फैसले भी किए, लेकिन बदकिस्मती है किसी एक फैसले पे अमल नहीं हुआ। ठीक है। अब OIC का जो प्रॉब्लम है वो 74 से रूट करता है। 74 में जब इजलास हुआ उस वक्त बड़े रेडिकल फैसले लिए गए। 1973 में सऊदी अरब और US का पेट्रो डॉलर का मुआहदा होता है और 74 में जब इजलास होता है OIC का, उसमें पेट्रोल को बतौर वेपन या ऑयल को बतौर वेपन यूज़ करने की बात की जाती है। मुस्लिम ब्लॉक के तौर पे उसको हथियार के तौर पे यूज़ करने की बात की जाती है, पेट्रो डॉलर के अगेंस्ट बात की जाती है। US पनिश करता है आपको, आपके चार जो लीडिंग उसमें जो रहनुमा थे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुअम्मर कज़ाफ़ी, शाह फैसल और इद्दी अमीन युगंडा के जो थे, जी। उन चारों को निशाना बनाया जाता है। भुट्टो साहब को हैंग कर दिया जाता है, शाह फैसल को शहीद कर दिया जाता है, उनका अपना भतीजा गोली मार देता है, इद्दी अमीन की हुकूमत का तख्ता लौट जाता है, भागता है। कज़ाफ़ी साहब बचते हैं, वो भी आपको पता है जितने अरसा रहे जिंदा, जिस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, भाग दौड़ के कभी इधर छुप रहे हैं कभी उधर छुप रहे हैं, तो वो एक उन्होंने इबरत का निशान बनाया। और बाकी मुल्क को तौबा तायब होगा, उन्होंने कहा हमने ये काम नहीं करना, हम जिस तरह अमेरिका बहादुर या यूरोप कहेगा उस तरह हम चलेंगे, और उसी तरह वो चल रहे हैं अब तक। 2003 वाला जो इजलास था उसमें आपने पुतिन को बतौर ऑब्जर्वर बुलाया पाकिस्तान की इंसिस्टेंस के ऊपर, रूस के सदर को। बहुत अच्छी डिस्कशंस हुई, बहुत अच्छे फैसले हुए, नई दुनिया के मुताबिक मुसलमानों को हम करने की कोशिश की गई। कल्चरल जो एक बैरियर है दूसरे वेस्ट और मुस्लिम ममालिक का, उसको ख़त्म करने की बात की गई। साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से आगे बढ़ने की बात की गई। बुनियादी इदारा OIC का है कि इत्तेहाद और यकानगत जो है ना और डिग्निटी के साथ दुनिया में अपने आप को कायम करना, इस्टेब्लिश करना, और मुसलमान मुल्कों को एक दूसरे को माली और दूसरे मुआशी लिहाज से हर तरीके से मदद करना चाहिए। कोई एक ऑब्जेक्टिव आज तक अचीव हुआ है उसमें से? किसी एक चीज़ पे काम नहीं किया। साइंस पे हमने काम नहीं किया। माजी के हवाले आते हैं हर जगह पे, हमारे साइंसदान आज से 700 साल पहले इस तरह थे, इब्ने सीना थे, फलां थे, आलिम थे। कोई इल्म फिजल की बात नहीं, कोई साइंस की बात नहीं, कोई असर्ट नहीं करते अपनी पावर को, अपने जितनी भी
ऑयल की पावर है या अदरवाइज जो मुस्लिम ममालिक की पावर है, उसमें कोई नहीं। हमने इत्तेहाद गानगर से चलना था। आप मुसलमान मुल्कों की लड़ाइयाँ देख ले, कौन सा मुल्क है जिसके अंदर लड़ाई नहीं चल रही, इंटरनल चल रही है या आपस में लड़ रहे हैं मुल्क। यमन लड़ रहा है, शाम के साथ हो रही है लड़ाई, बाकी मुल्कों में इसी तरह से चल रहा है। इराक का मसला है, ईरान के साथ इराक का मसला। तो ये ओआईसी का ये एजेंडा क्या है? बात ये ओआईसी इसमें कुछ नहीं कर सकती। ओआईसी वही जो नजीब साहब ने कहा कि कुछ स्टेप्स अनाउंस कर सकते थे डिप्लोमेटिक लेवल पे इधर उधर करके, वो भी नहीं कर सकते। उससे आप उनकी बेबसी का अंदाजा लगा लें। बेबसी का अंदाजा। जो असल काम करना है वो करना है अमेरिका ने। जब तक वो नहीं चाहेगा उस वक्त तक ये मसला हल नहीं होगा। और अमेरिका खौफ को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है, तो जब तक खौफ को हथियार के तौर पे वो इस्तेमाल करता रहेगा ये मसले हल नहीं होंगे। कहीं ना कहीं जंगें छिड़ती रहेंगी, लोगों को उस एरिया के मुल्कों को खतरे में डाला जाएगा। यूक्रेन के पड़ोस में देख लें, इसी तरह से शाम के पड़ोस में देख ले, अब ये फलस्तीन का हाल देख ले। तो वो अमेरिका बहादुर जब चाहेगा मसला हल होगा, और ओआईसी भी उस वक्त बड़ी बहादुर हो जाएगी। जी डॉक्टर साहब, आइडियली क्या होना चाहिए था इस इजलास का नतीजा? ये भी तजवीज़ देखी गई थी, लेबनान और अलजायर ने अरब लीग को दी थी कि इजराइल को तेल की फराहमी रोक दी जाए, मगर मुत्तहदा अरब अमारात और बहरीन ने इसकी मुखालिफत कर दी। इन डिफरेंसेस को कैसे आप देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। मैं पहले तो आपसे दरख्वास्त करूँगा, आई होप कि आप वक्त के हवाले से इंसाफ करेंगे। दूसरी बात ये कि मेरा चूँकि सब्जेक्ट भी यही है, तो मैं दो अंदाज में इस बात को डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो नज़रियाती अप्रोच है कि जी, और नज़रियाती और असूली अप्रोच हो सकती है कि जी दुनिया में अमन होना चाहिए, दुनिया में इंसाफ होना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स का और आज़ादी का एहतराम करना चाहिए। ये तो नज़रियाती बातें हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को जंग बंद करानी चाहिए, आलमी क़वानीन पे अमल होना चाहिए, कश्मीर को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए, फ़लस्तीन के लोगों की जान और माल की हिफाजत होनी चाहिए। ये तो नज़रियाती और उसूली बातें। अच्छा, अब हम कुछ क्विकली मैं हक़ाइक़ का कुछ 4-5 हक़ाइक़ बयान कर देता हूँ, जिस तरह एम्बेसडर साहब ने और राव साहब ने अहाता किया। कुछ उसमें मज़ीद आपकी तवस्सुत से आपके नाज़रीन के लिए बताना मेरी इखलाकी और पेशा वराना ज़िम्मेदारी है। देखिए, बात यह है कि आपकी ख्वाहिशात और आपकी नज़रियात जो हैं वो अपनी जगह ठीक हैं। जो फ़लस्तीनियों के साथ जो जुल्म सतम हो रहा है उसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन पहली बात यह है कि ये कोई पहली दफ़ा तो नहीं हो रहा। 3 बातें ये हैं कि आपको बोस्निया की जंग याद नहीं है जिसमें 35,000 से ज़्यादा शहादतें हुई थी, तो उसमें मुस्लिम उम्मा ने क्या कर? अच्छा, आपको मैं अमेरिका का एक जो मोतबर तरीन अखबार समझा जाता है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने स्टेट डिपार्टमेंट की एक हवाले से जो फिगर्स जारी की थी, उसमें वॉर ऑन टेरर में 4.6 मिलियन कैजुअल्टीज हुई थी। कितनी? 46 लाख। तो 46 लाख लोग तो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं थे। सही बात। अच्छा, और ये भी हुस्न इत्तेफाक नहीं है कि पिछले 23 साल से जो जंग है वो मुस्लिम ममालिक में ही हो रही है, चाहे वो नॉन स्टेट एक्टर के साथ हो या रियासतों के दरमियान हो, या उस रियासत पे किसी बड़ी ताकत ने हमला किया हो। क्या लिबिया, क्या शाम, क्या लबनान, क्या फ़लस्तीन, क्या अफगानिस्तान, क्या यमन, इन सब में कॉमन चीज़ क्या है? उसने इत्तेफाक की बात है कि ये सारी की सारी रियासतें मुसलमान हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा फैक्टर ये है कि जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें से ज़्यादातर इस वक्त अमेरिका के ऊपर सियासी, गौर से सुनिए, सियासी, माशी और दिफाई एतबार से डिपेंडेंट हैं। तो जब आप किसी रियासत पे डिपेंडेंट होते हैं तो उसकी मर्जी के खिलाफ आप पॉलिसीज बनाना एक गैर हकीकत पसंदाना तवक्को होती है। ठीक है, अब मैं आपको चौथा फैक्टर बताने लगा हूँ। इस वक्त जो अमेरिका है वो सिर्फ इसराइल का हलीफ नहीं है, बल्कि अगर आप लास्ट ईयर अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी आई थी उसमें जो कॉन्सेप्ट दिया गया था इंटीग्रेटेड डिटरेंस का, जिसका मतलब ये है कि जो डिटरेंस है अपने दुश्मनों के खिलाफ वो एक रियासत का नहीं है, वो बिटवीन अलायंस सिस्टम है। तो अब आपको नजर आ रहा है कि अमेरिका की जो सिफारतकारी भी है जी, उसका मकसद, ब्लिंकन साहब जब जाते हैं 3 दफा दौरा करने मिडल ईस्ट का, तो उसका मकसद कोई जंगबंदी नहीं है, अमन का क़याम नहीं है। उसका मकसद हमास को डिप्लोमेटिकली, मिलिटरीली आइसोलेट करने की सिफारती कोशिश है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में, या जनरल असेंबली में जब अमेरिका अपोज करता है सीज फायर की रेजोल्यूशन को, जंगबंदी की रेजोल्यूशन को, तो वो
इसराइल की इस दिफाई हिकमत अमली का सिफारती सतह पे आलमी लेवल पे दिफा कर रहा है ताकि जंग बंदी इसलिए ना की जाए कि वो अपने जंगी अहदाफ हासिल कर सके। तीसरा पहलू ये है कि अमेरिका जो है 123 फ्लाइट्स पिछले एक महीने में इसराइल में लैंड की हैं, एम्यूनिशन और वेपन्स वो लेके जो कि सिविलियंस के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। नंबर 4 कि इस वक्त अमेरिका के 47 जो वॉरशिप्स हैं वो मिडिल ईस्ट में डिप्लॉयड हैं, इंक्लूडिंग 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स जो कि रेड सी में इसलिए डिप्लॉयड हैं कि हूती जो बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च करते हैं इसराइल के खिलाफ, उसको अमेरिका के बहरी बेड़े के ऊपर नस्ब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो शूट डाउन करता है। तो ये अच्छा, आखिरी बात बता दूं तो आपकी तसल्ली हो जाएगी कि इनमें से अक्सर जो अमेरिकी बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में वो उन अरब ममालिक में मौजूद हैं जिनसे आपको ये तवक्को और उम्मीद है कि वो अमेरिका पे प्रेशर डालेंगे कि वो इसराइल के ऊपर प्रेशर डाल के जंग बंदी करे। तो देखिए, जब तक हम हकीकत पसंदाना अंदाज में सारी सिचुएशन को नहीं देखेंगे, हमारी जो नजरियाती और ख्वाहिशात हैं और उम्मीदें हैं वो हकायक पर मबनी नहीं होंगी। इसलिए मैं बिल्कुल फ्रैंकली कहूंगा कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी ओआईसी से। तो और एक और बात देखिए, जो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अरब ममालिक का इसराइल के साथ शुरू हुआ है सिफारती सतह पे, वो एक रियलिटी है और अभी हमास ने इस जंग के जरिए से उसको टेम्परेरली आर्जी तौर पर डिसरप्ट किया है। लेकिन जब भी हम दोबारा कायम होगा, आप देखेंगे कि अमेरिका की और इसराइल की कोशिश है कि अरब ममालिक में के साथ एक नॉर्मलाइजेशन की जाए। और आपको याद करना चाहिए जो नेतन्याहू साहब की तकरीर थी अक़वाम मुत्तहिदा में पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि हम फ़लस्तीनियों को ये हक नहीं दे सकते कि वो अरब और इसराइल के दरमियान नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को वीटो कर सके। तो ये पूरी सिचुएशन है जिसको हकीकत पसंदाना अंदाज में आपको देखना चाहिए। और आखिरी बात ये कि एक सबसे बड़ी हकीकत ये है कि इसराइल मशरिक़ वुस्ता की वाहिद एटमी ताकत है और कोई मुल्क चाहे कितनी भी हमदर्दी क्यों ना रखता हो फ़लस्तीनियों के साथ, वो डायरेक्ट जंग में शरीक होना और हमास की दिफाई एतबार से ओवर्टली कन्वेंशनल एतबार से मदद करना अपने नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटी के मुताबिक नहीं समझता। इसलिए वाहिद जो चीज़ है इन रियलिटीज़ को रियलाइज करके वो ये है कि आप रहम की अपील करें, आप जंगबंदी की अपील करें, तशवीश का इजहार करें, इसराइली बर्बरियत को कंडेम करें, अमेरिका और आलमी बरादरी से ये तवक्को करें कि वो जंग बंद करा दे जो कि उनके मफादात और अहदाफ के मुताबिक नहीं है। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। रॉ खालिद साहब, ओआईसी के किरदार की हम बात कर रहे थे। अब ओआईसी तो चलें कुछ नहीं कर सकी, कोई अमली मुआहदे नहीं हो सके, कोई इक़दामात नहीं उठाए जा सके, स्टेटमेंट्स आ गई। तो फिर ऐसे कौन से अवामिल हैं जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जंग बंदी की तरफ? मेरा ख्याल है कि वो जैसे मैंने पहले कहा, अमेरिका बहादुर पे उनके मिजाज पे डिपेंड करता है। वो जो कहते हैं ना कि जो करेगा शेर ही करेगा, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह से देखता है। क्या वो वाकई ये उनको इतना टाइम देना चाहते हैं कि जो हमास का को जो भी है बचा कुचा इंफ्रास्ट्रक्चर है या उनके लोग हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए बिल्कुल, उसके बाद फिर जाके वो इस मामले को हल करें या क्या करें। लेकिन इंटरेस्टिंगली ब्लिंकन ने कुछ हफ्ता पहले एक बयान दिया था। उसने कहा था कि इसराइल की जो सिक्योरिटी है ना, वो उसका वाहिद हल 2 स्टेट जो सलूशन है ना वही है। जब तक फ़लस्तीन और इसराइल की 2 रियासतें पैरेलल एस्टेब्लिश नहीं हो सकती, उस वक्त तक इसराइल की सिक्योरिटी इंश्योर नहीं हो सकती। जब ये इस चीज़ का इदराक मौजूद है तो उस तरफ क्यों नहीं कदम बढ़ाया जाता? इस कम अज़ कम जो ओआईसी थी उसको इस
मौके से का फ़ायदा उठाते हुए इस बात पे तो इसरार कर सकते हैं, इस बात पे तो पुश कर सकते हैं, जैसे वो सेक्रेटरी खारजा उनके घूम भी रहे हैं उधर, मिडिल ईस्ट में कई दौरे कर चुके हैं। जी। उनको ये तो कह सकते हैं कि भाई कोई रोड मैप ले आओ, कोई टू स्टेट का जो आपने बनाया इतने अरसे से लगे हुए हैं 20-25 साल से, उसको कम से कम अमली तौर पे उसके कोई शक्ल निकालने की कोशिश करें, उसको हल करने की कोशिश करें। तो उस तरह भी कोई मामला की पेशरफ्त नहीं हो रही। तो इसका मतलब यही है, जैसे सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि ये कोई रुकता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये लगता है कि ये पहले भी होता रहा है, अब भी हो रहा है और आगे भी ये इसके इम्कानात बहरहाल मौजूद है। जब तक ये मसला उस तरह से हल नहीं होता, जिस तरह अमेरिका भी कहता है, इसराइल भी मानता है, हमारे सारे मिडल ईस्ट भी मानता है, सारे मुस्लिम ममालिक भी मानते हैं, दुनिया भी मानती है कि 2 स्टेट इसका वाहिद हल है। तो जब तक उस तरफ हम नहीं जाएंगे ये मसला हल नहीं होगा। सरेदस्त तो यही है कि हमें दुआ करनी चाहिए कि ये फैले ना, ये जो पूरी जंग है। आसार नहीं लग रहे क्योंकि शाकी हैं लोग हमास के इस एक्ट पे, इसलिए कोई मुल्क सीरियसली जो उनके हमायत भी रखते हैं, उनके लिए हमदर्दी भी रखते हैं हमास के लिए, वो उस तरह से बीच में कूद नहीं रहे। बयान ज़रूर दे रहे हैं, धमकियां ज़रूर लगा रहे हैं, लेकिन उस तरह से कूद नहीं रहे इसके अंदर। लेकिन यू नेवर नो, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है जिसमें कोई एक आध एलिमेंट ऐसा आ जाता है बीच में, हिजबुल्ला आ जाती है, ईरान की तरफ से कुछ एक्ट हो जाता है, तो वो फिर बहुत, यमन की तरफ से कुछ हो जाता है, तो बहुत सीरियस मसला ये हो जाएगा। इसलिए उससे अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि कुछ ना कुछ टेबल पे रखा जाए। जंग बंदी कराना बहुत ज़रूरी है। ऑब्वियसली वहाँ पे जिस तरह से इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है और जुल्म हो रहा है, सिर्फ ज़िया नहीं हो रहा है, इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, बच्चों की तादाद इतनी ज़्यादा होगी, कोई खाने पीने की सहूलियात नहीं है, मेडिकल के अलग से प्रॉब्लम चल रहे हैं, ज़ख्मियों की कोई आदत करने वाला नहीं है, उनकी टेक केयर करने वाला नहीं है। तो इस सूरत हाल में जंग बंदी तो इम्पॉर्टेंट है ही है, लेकिन इसका सलूशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम हर 5-7 साल बाद ये इस किस्म के तमाशा ना कौम बर्दाश्त कर सकती है फ़लस्तीन की, ना इसराइल के लिए अच्छा है, ना उस खित्ते के लिए अच्छा, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है नजमुल साकिब साहब, वो सारे एलिमेंट्स जो जंग बंदी करा सकते थे या करा सकते हैं, वो कौन कौन से हैं और क्या कोई इजलास होता आप देख रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का दोबारा, और फिर उसके अंदर कोई ऐसे ठोस इक़दाम ले लिए जाएं, किसी की तरफ से तो फर्म हैंड दिखाया जाए इस मामले पर? एक तो हल ये है कि जी जंग हो रही है तो हमास की जो है वो खुल के मदद की जाए और ये इसको चलाया जाए। चलाते हैं जंग तो चलाएं, जो कि हमें नज़र नहीं आ रहा। दूसरा ये है कि आपने जो सवाल किया कि कौन कौन से वो एलिमेंट्स हैं, सबसे पहले तो आपका आता है कि सिक्योरिटी एक यूनाइटेड नेशंस है, उसमें जो सबसे अहम इदारा है वो सिक्योरिटी काउंसिल का है। सिक्योरिटी काउंसिल में चीन भी मौजूद है, रूस भी मौजूद है। अब ये है कि वो कर सकते थे, 2 इजलास का तो हमने सुना, अखबारों में पढ़ा, लेकिन वो भी किसी वजह से खामोश हैं। अमेरिका की खामोशी समझ में आती है, उसमें जो P5 के मेंबर बाकी 2 हैं जो कि आपका यूके और फ्रांस है, उनकी भी समझ में आती है खामोशी, लेकिन चीन और रूस की खामोशी किसी वजह से समझ में नहीं आती। तो सबसे पहले तो एलिमेंट ये हुआ कि आपका सिक्योरिटी काउंसिल इसको बंद करा सकता था एक ऐसा रेजोल्यूशन पास करके कि बाकी बातें बाद में होंगी, पहले जंग बंद की जाए, वो तो नहीं हुआ। दूसरा एलिमेंट इसमें कौन सा है? ये जो बातें हुई है ना कि यानी मुस्लिम ममालिक वगैरह, हम में ताकत नहीं है भाई, मुसलमानों में इतनी मिख नहीं है, इतना मेटल नहीं है और कमर में दम नहीं है कि वो कहें कि जी हम ये कर देंगे, लिहाजा उनको तो छोड़ दीजिए। दूसरा आपका आता है चीन और रूस का इंडिविजुअल मिलना, और कुछ कंट्रीज जो थी जिसमें टर्की है, जिसमें ईरान है, ये मिलिटरीली मजबूत कंट्रीज हैं, इन्होंने भी अपना हाथ खींच के रखा हुआ है कि उस नहज तक पहुंच जाए तो फिर बात करेंगे। तीसरा एलिमेंट है वो है अमेरिका का इंडिपेंडेंट। अमेरिका चाहे आज बंद हो सकता है, इजराइल चाहे आज बंद हो सकता है, या फिर ये है कि हमास सरेंडर कर दे। नोट कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जंग बंद हो सकती है अगर हमास बंद कर दे। और हम ये सुन रहे हैं, जो हम तक खबरें आ रही हैं कि अभी तक हम सिर्फ यही देख रहे हैं कि फलस्तीनी शहीद हो रहे हैं, तबाह बर्बादी फलस्तीन की हो रही है। बहुत सारी फिगर्स ऐसी भी आ रही हैं जिसमें इजराइल को भी तकलीफ पहुंच रही है, उनके भी बंदे मर रहे हैं, उनके भी, क्योंकि जंग अब यानी मैदान में आ गई है ना, तो उनके भी नुकसानात काफी हो रहे हैं। अच्छा, अब ये है
कि ये कहना कि जी आस-पास के ममालिक मसलन यानी इजिप्ट जो है वो क्या कर रहा है, बिल्कुल यानी फ़लस्तीन और यूँ समझिए कि इजराइल का बिल्कुल हमसाये में एक बड़ा मुल्क है इजिप्ट, जो कि रोल अदा कर सकता था, मीडिएशन करा सकता था, किसी किस्म का कोई हल निकाल के नेगोशिएट करके जंग बंद करा सकता था। उधर का हाल सुन लीजिए। परसों मेरे एक दोस्त जो हैं वो मुझे कायरो से फ़ोन करते हैं किसी बिजनेस के सिलसिले में, वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार ये हम लोग जो हैं इधर ये पाकिस्तान में रो रहे हैं, परेशान हैं, हम दुआएं मांग रहे हैं, मसलों पे बैठे हुए हैं कि यार ये किसी तरीके से अब 11,000 से ज़्यादा शहीद हो गए हैं फ़लस्तीनी, तो तुम बताओ वो जो बिल्कुल पास मुल्क है, बिल्कुल यानी नेबरहुड में इजिप्ट, जो कि एक बहुत बड़ा यानी एक फैक्टर है इस पूरे उसमें, वहाँ पे हालात कैसे हैं, लोग कैसे हैं। उसने कहा यहाँ पे सयाह वैसे ही आ रहे हैं, अच्छा, सयाहत जारी है, टूरिज्म जारी है, बल्कि यहाँ तक जो मेन मॉस्क है वहाँ की, उसमें जुमे की नमाज के लिए, मैं चूंकि परसों की बात कर रहा हूँ, जुमे की नमाज के लिए कॉर्डन ऑफ कर दिया गया उस मस्जिद को कि सारे मुस्लिम कहीं पे इकट्ठे होकर कुछ कर ना दें। अंदाजा लगाइए। अब इस सूरत हाल में किसी किस्म की तवक्को रखना हमसायों से, मुसलमान ममालिक से या दुनिया से, ये बिल्कुल एक गैर यानी समझिए कि बिल्कुल गैर मुनासिब सी बात है। एक दो बातें मैं यहां करना चाहूंगा, उससे एक दो चीजों की वजाहत होगी। जी जी। देखिए, पुराने जमाने में हमें लग ये रहा है कि इजराइल लड़ रहा है हमास के साथ। हाँ। मैं जरा वजाहत से इसको बताना चाहता हूं कि लड़ाई हो किसकी रही है, लेकिन उससे पहले एक और बात याद आ गई है। देखिए, अगर दुनिया का आप देखें ना हिसाब किताब, तो एक जो दुनिया का बड़ा फ्रंट खुला हुआ है वो यूक्रेन में है। एक तरफ रूस और चीन है और दूसरी तरफ अमेरिका और इसके सारा यूरोपियन यूनियन। दूसरा फ्रंट जिसपे के अक्सर ऑब्जर्वर्स कहते हैं कि आलमी जंग छिड़ सकती है, वो साउथ चाइना सी का है, वो जिसमें यानी ताइवान और हिसाब किताब आ रहा है, ट्रेड रूट्स आते हैं वगैरह वगैरह। तो दुनिया इस वक्त इसकी मुतहम्मिल नहीं है। दुनिया से मतलब कि बड़े बड़े ममालिक इसके मुतहम्मिल नहीं है कि एक तीसरा फ्रंट खोला जाए। तो ये भी एक यूं समझ लीजिए कि एक रुकावट है कि इसको जो है वो बढ़ने नहीं देना, और साथ में जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट है वो बात क्या याद आई थी, वो ये याद आई थी कि आपको हमास और इजराइल की जंग नजर आ रही है। वो पुरानी कहानियों में होता था, एक देव को बार बार मारते थे, वो मरता नहीं था, फिर पता चलता था इसका तोता जो है ना कहीं पहाड़ों में है, फिर उस तोते को मारते थे तो देव मर जाता था। अब अगर आप देखेंगे तो हमास के पीछे भी आपको एक तोता नजर आएगा, या शायद दो आएंगे। इसी तरह से इजराइल के पीछे भी आपको एक या दो तोते नजर आएंगे। अब जितनी दफा भी आप इस देव को मारेंगे, तोते में जान है, लिहाजा ये कहना कि जी जंग जो है वो अभी यानी बंद हो जाएगी, फलाना नहीं होगी। इजराइल या तो खुद उसके तमाम अहदाफ पूरे हो जाएंगे, यानी हमास सरेंडर कर देगा, या उसके बाद ऐसा होगा कि जो कि लोग इस वक्त विशफुल थिंकिंग कि अल-कस्साम जो है वो पता नहीं इराक से आ जाएगी, इधर से यानी लबनान से जो है वो हिजबुल्लाह आ जाएगा, तो कुछ ये सारी विशफुल थिंकिंग है। मुझे ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि ये जंग जारी रहेगी। आज इजराइल के जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उन्होंने आज कह दिया है। ठीक है डॉक्टर साहब, अमेरिका ज़ाहिर है एक तरफ तशवीश का भी इजहार कर रहा है शहरियों की हलाकतों पर, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर, फिर दूसरी तरफ वो इजराइल की फ़ौजी कार्रवाइयों की मुखालफत भी नहीं कर रहा। वो कौन सा थ्रेशोल्ड या ब्रेकिंग पॉइंट आएगा आपके नज़र में कि जब अमेरिका भी स्टेप डाउन कर लेगा? देखिए, बड़ी जामिया एनालिसिस किया एम्बेसडर साहब ने भी, राव साहब ने। मैं दो तीन और फैक्टर्स आपके सामने रखता हूँ ताकि गुफ्तगू ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव हो जाए। दो तीन ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं कम्प्लीटली एग्री करता हूँ एम्बेसडर साहब से कि जंग खत्म करने की के इंसेंटिव और कोशिशें नजर नहीं आ रही, और उसकी वजह है इस जंग के तवील मियाद होने में बहुत फायदे हैं बहुत से लोगों के। अनफॉर्चुनेट देखिए, चीन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर अमेरिका की जो दिफाई पोस्चर है, जो डिफेंस पोस्चर है, जो कंसंट्रेशन और इर्तिकाज है उसकी तवज्जो का, वो मिडल ईस्ट की तरफ होगा, और इंडो पैसिफिक की तरफ जो उसका कंसंट्रेशन और मिलिट्री बिल्डअप है, कंटेनमेंट ऑफ चाइना की तरफ से थोड़ा सा तवज्जो मबजूल हो जाएगी। ये चाइना के लिए रिलीफ है, तो उसको कोई इंसेंटिव नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ एम्बेसडर साहब की बात का, इसलिए उसको इंसेंटिव ही नहीं है कि वो आके खुद इसमें इन्वॉल्व हो जाए। वो तो इसको डिस्ट्रैक्शन के तौर पे यूज करके अपने पीसफुल इकोनॉमिक राइज को इंश्योर करेगा।
दूसरी तरफ आप रूस को देखते हैं, रूस खुद एक बहुत पेचीदा जंग में फंसा हुआ है यूक्रेन में, तो उसके लिए तो ये जंग जो है एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है कि वो एक डिस्ट्रैक्शन है मगरबी ताकतों की जो सप्लाई लाइन है, लॉजिस्टिक्स है, वेपन है, एमुनिशन है, जो कि टोटली यूक्रेन को मिल रहा था। अब वो अमेरिका और वेस्ट की जो एमुनिशन और वेपन्स की सप्लाई लाइन है वो डिवाइड हो जाएगी कि उन्होंने यूक्रेन के फ्रंट को भी मेंटेन करना है और इसराइल के फ्रंट को भी करना है, तो ये रशिया को भी सूट करता है। दो फैक्टर्स क्विकली और बता दूं, दाखिली सतह पे आप देखें, दाखिली सियासत सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको डिस्कस नहीं किया जाता जंग में। बेंजामिन नेतन्याहू साहब कोई बहुत पॉपुलर लीडर नहीं है और उनकी इकोनॉमिक और दीगर पॉलिसियों से बहुत से जो इसराइली हैं वो अग्री नहीं करते। तो एक बड़े मशहूर अमेरिकी प्रोफेसर थे मॉर्गेंथो, उनका ये कहना है, उनकी एक थ्योरी है, उसमें वो ये कहते हैं कि जब आप अपने मुल्क को गवर्न करने में नाकाम हो जाएं तो आप एक एक्सटर्नल डाइवर्जन या डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करते हैं वॉर की। अच्छा बात समझ आ रही है? तो यही काम मोदी साहब भी करते हैं, जब इलेक्शन आने लगते हैं तो मोदी साहब कोई फॉल्स फ्लैग या इस तरह का काम करते हैं ताकि आपको एंटी मुस्लिम और एंटी कश्मीरी वोट मिल जाए इंडिया में। यही काम देखें, बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये जंग बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरी कौम की तवज्जो गवर्नेंस, इकोनॉमिक जो प्रॉब्लम्स हैं उससे हटा के नफरत और नजरिए पर मबनी जो जंग है उसकी तरफ मबजूल कर दें, नंबर 2। और आखिरी फैक्टर बाइडेन साहब का भी देखें, अमेरिका में भी जो इलेक्शंस आ रहे हैं, जी, मैं तो ये फ्रेंकली दोबारा कह देता हूँ, बाइडेन साहब जो गए थे इसराइल, वो कोई जंग बंद कराने के लिए तो नहीं गए थे, उसको यूं समझे कि वो उनका अपनी री इलेक्शन कैंपेन का एक पार्ट है कि देखें जब वो अमेरिका वापस गए तो वो जूइश लॉबी से कहेंगे कि देखें जी मैं इसराइल के साथ खड़ा हूं, मैंने जो यूएस कांग्रेस से $14 अरब की मजीद दिफाई इमदाद का मैं दे रहा हूं इसराइल को, तो इन रिटर्न जूइश लॉबी जो है वो नेक्स्ट इलेक्शन में मेरी मदद करे। तो मुझे तो अनफॉर्चुनेटली जो ओपोजिंग कैंप है, आप देखें अमेरिकी कांग्रेस के 535 अरकान होते हैं, सिर्फ 2 मुसलमान अरकान है, एक इल्हान उमर है और एक और राशिदा सिर्फ 2 हैं जो कि इसको अपोज कर रहे हैं, बाकी पूरी कांग्रेस सीसा पिलाई दीवार की तरह इसराइल के पीछे खड़ी हुई है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है, ब्रेक का, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान की सियासत में इंतखाबात का बिगल बजते ही सियासी जमातें मुतहर्रिक हो चुकी हैं, जहां वो एक तरफ ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रही हैं कि वोटर को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बयानियां बनाया जाए, तो दूसरी तरफ इलेक्टेबल्स की तलाश भी शुरू हो चुकी है। नून लीग ने पंजाब में एक सर्वे कराया जिसमें 7 लाख वोटर्स ने हिस्सा लिया। अब इस बुनियाद पर यह तय किया गया है कि इलेक्टेबल्स के लिए नून लीग के दरवाजे खोल दिए जाएँ और हर उस शख्सियत को मुस्लिम लीग नून में शामिल करवाया जाए जो सीट जीतने या फिर ज़्यादा वोट लेने की सलाहियत रखता हो। एक तरफ इलेक्टेबल्स का महाज है तो दूसरी तरफ बयानिए की जंग है। नून लीग पर पीपल्स पार्टी और पीटीआई ये तनकीद कर रहे हैं कि जी नून लीग को फेवर्स दिए जा रहे हैं, सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इलेक्शन जीतने का रास्ता हमवार किया जा रहा है, फिर उन मुकदमात में अदालतों से क्लीन चिट मिल चुकी है जिनमें वो सजा याफ्ता या नाअहल थे। मगर नून लीग अपने ऊपर से ये छाप हटाना चाहती है, जिसके लिए नवाज शरीफ ने पार्टी की नई मंशूर कमेटी को हिदायत दे दी है कि वो इस तासुर को ख़त्म करने के लिए एक बयानिया तैयार करें और इस बयानी को पार्टी मंशूर में शामिल किया जाए। आने वाले वक्त में क्या नून लीग ये तासुर ख़त्म कर पाएगी और इस बार इलेक्शन में इलेक्टेबल्स चलेंगे या फिर बयानियाँ, यही सवाल रखेंगे। नजमो साकिब साहब, इलेक्टेबल्स तो मिल जाएंगे, नून लीग को कुछ शमूलियत भी इख्तियार करना शुरू कर दी है, फिर बलोचिस्तान का महाज भी संभाल रहे हैं, लेकिन बयानियाँ ढूंढना कंपैरेटिवली आपको लगता है कि मुश्किल होगा अभी नून लीग के लिए? मेरे ख्याल में रमीन, बयानिए से ज़रा बात थोड़े से आगे बढ़ चुकी है। बयानी आप बनाते हैं ताकि आप वोटर्स को अट्रैक्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वोट लें, फिर आप हुकूमत में आए वगैरह वगैरह। मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये है कि जो एक तरीके से जो अंडरस्टैंडिंग नून लीग को मिल चुकी है कि आपकी हुकूमत बनेगी, लेकिन ये जो फॉलोइंग चीज़ें हैं ये आपने करनी हैं, तो वो बयानी से थोड़ी सी आगे बढ़ चुकी है बात। अब इसको ये जो हमने यानी आपने कहा कि तासुर ज़ाइल करना है उन्होंने कि उनको कहीं ऊपर से जो है वो हमायत हासिल है किसी इदारे की वगैरह वगैरह,
इसके लिए तो जो वो करेंगे वो कर नहीं सकते। वो इसलिए नहीं कर सकते कि जो चीज आपको फर्श पे ग्राउंड पे नजर आ रही होती है होने वाली, उसको आप बातों से जायल नहीं कर सकते। ठीक है। और उसको बातों से या किसी बयानिए से वो जायल होगी नहीं। जो मैंने पहले बात की उसकी तरफ मैं दोबारा आता हूं जी, कि बयानिए से बात आगे बढ़ चुकी है। किसी वजह से उनकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ज्यादा से ज्यादा पार्टियों को अपने साथ मिलाएं। मिलाने का मतलब ये है कि मिल के हुकूमत करेंगे, प्राइम मिनिस्टरशिप हमारी होगी, मेन मिनिस्ट्रियां हमारी होंगी, हम यानी जो हमारी अक्सरियत है वो हमारी होगी, आप हमारे साथ। यहां तक के अगर आप देखें पिछले 3-4 दिनों में जो बयानात आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आज ही जो बयान आया है, जो यानी मुस्लिम लीग के 2-3 रहनुमा हमने देखे, उन्होंने बात की जी कि किसी को माइनस नहीं करना चाहिए। ठीक है। इशारा किस तरफ है हम सब जानते हैं। फिर उन्होंने मिसाके मईशत की बात की है कि मिसाके मईशत होना चाहिए, जो कि सबसे टॉप प्रायोरिटी वो यानी मैटर है, जो हम काफी दिनों से, काफी हफ्तों से सुन रहे हैं कि जो भी हुकूमत आएगी उसको ये तो करना पड़ेगा, मईशत को ठीक करना पड़ेगा। फिर ये है कि दो जमातों से, ये रिसाद रफीक साहब ने कहा कि दो जमातों से आगे भी कुछ जमातें हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि जो काम उनको तफवीज किया गया है या जो जिम्मेदारी उन्होंने ले ली है, उसके लिए एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट ये है कि आप बाकी जमातों के साथ मिल के चलें। यानी इसमें किसी किस्म की कोई अभाम नहीं रह गया कि जहां तक नून लीग का ताल्लुक है, वो ये चाहते हैं कि जो उनको इशारा मिला है या उनको कोई एहसास हुआ है या उनको कहीं से यकीन दहानी हो गई है या उनको अपने तौर पे पता है कि इस दफ़ा इलेक्शन हुए तो हमारी अक्सरियत आएगी, लेकिन ऐसी अक्सरियत नहीं होगी जो कि 2/3 होती है, लिहाजा बाकी जमातों को। तो इसमें से क्या एक चीज़ निकली? एक चीज़ ये निकली कि नज़रियात का जहां तक ताल्लुक है, अव्वल तो वो हमें समझ ही नहीं आती, आज तक समझ में नहीं आई कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का नजरिया क्या है। जहां तक नजरियात का ताल्लुक है वो एक तरफ रख के, तो इस वक्त मसालेहत ये लफ्ज है, मसालेहत का वक्त है कि जिस किसी पार्टी, और उसमें पीटीआई के साथ तो वो सबसे पहले एक आवाज तो आए जेल से, एक आवाज तो आए किसी तर्जुमान पीटीआई की कि जी हम आपके साथ हैं, अब देखें उसके बाद क्या होता है। उस तरफ से दूसरी तरफ से पीपल्स पार्टी देखें, उनको तो इस वक्त समझ ही नहीं आ रही, यानी रामीन उनको नहीं पता चल रहा कि क्या है। वो वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि जरा ये बलोचिस्तान से हो आए, जरा बाकी चीज़ों का पता लग जाए। एमक्यूएम का तो हो गया, उसके बाद यानी बाकी जो छोटी छोटी जमातें हैं, जो एफ जमात है यानी मौलाना फजलुर रहमान की, उसका ऊँट किस करवट बैठता है। बॉटम लाइन क्या निकली कि जिस सवाल का आपने जिक्र किया था, मेरे ख्याल में बयानिए की बात नहीं है, क्योंकि बयानिया होता है आपके मैदान में आने से पहले और वो वोटरों के लिए होता है। ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त, ये बड़ा मुश्किल है कि ये बयानिया बनाया जाए, क्योंकि वो बन चुका है, वो मेरी पूरी आवाम को पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है। ठीक हो गया? ठीक है। राव खालिद साहब, नून लीग की स्ट्रेटजी ठीक है आपके ख्याल में? जो सबको साथ मिलाने की बातें हो रही है, अपीजमेंट की बातें हो रही हैं, चैलेंजेस वही वाले नहीं होंगे जो पीटीआई की गवर्नमेंट को भी हुए जब साथ छोड़ दिया उनके इत्तेहादियों ने, उनकी गवर्नमेंट गिरा दी गई बाद में? तो क्या नून लीग को नहीं ये खदशात होंगे कि उनके साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है दोबारा, अगर उन्होंने ऐसी गवर्नमेंट बनाई? नून लीग इन तजर्बात से गुजरी है, उनको पता है कैसे सूरत हाल होती है। हुकूमत में आने के बाद हुकूमत बनाने की हद तक कामयाबियाँ हो जाती है, लेकिन उसके बाद जो ब्लैक मेलिंग थ्रू आउट होती है पार्टीज़ की, और जो भी आपके साथी होते हैं साथ, वो जिस तरह से करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें बयानिए पे क्या होगा, इलेक्टेबल्स लेने से क्या होगा, ये मामला इससे बहुत आगे चले गए हैं। अब बात यह है कि अभी पाइड का आज ही एक सर्वे आया, उसकी डिटेल अभी आ रही है, मैंने थोड़ा सा उसको स्टडी किया। जी जी जी। आपके जो उसमें जो सोशल कैपिटल का लॉस हुआ है आपका, उसके ऊपर बुनियादी तौर पे वो लोगों से उन्होंने बात की है। मेजॉरिटी जो है वो दारा जाती कारकर्दगी पे शदीद नाराज़ भी है, और अदम इत्मीनान तो है ही है, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है आपकी, आपके अदलिया है, आपकी इंतज़ामिया है, गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं, बाकी सारे हैं। दूसरी चीज़ आ जाती है मईशत की। अब मुझे ये बताएं कि अगर सारी पार्टियों के इकट्ठा होने से मईशत चल सकती है, तो या वो चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी जैसे हुआ था, चार्ट ऑफ इकॉनमी करने से मईशत चल सकती होती,
तो बहुत पहले चल जाती है। अभी इतनी सारी जमातें इकट्ठी थी, कोई बना लेती स्ट्रेटजी अपनी, किसी ने रोका था उनको। मसला ये है कि जो असल इश्यूज हैं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कहाँ पे हैं, इकोनॉमिक इश्यूज कहाँ पे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के क्या इश्यूज हैं, टैक्सेशन के क्या इश्यूज हैं, किस तरह से आपने सियासी इंटरेस्ट से बालातर होके आपने सोचना है। बात ये नहीं होती कि आप कहेंगे कि बिजली से अंधेरे दूर हो जाएंगे। बिजली से अंधेरे दूर नहीं होंगे, कमरा रोशन होगा, मुल्क रोशन नहीं होगा। मुल्क होगा इल्म से रोशन। ना मोटरवेज बनाने से आप मंजिल तक पहुंचेंगे, बल्कि एक मुत्तहिद कौम और एक क्लियर डायरेक्शन के साथ आप पहुंचेंगे। तो ये अंडरस्टैंड करने की बात है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, सड़कें भी चाहिए, लेकिन कौम को आप क्यों पीछे छोड़ देते हैं? कौम तो आपका स्ट्रेटेजिक एसेट है, आवाम आपका स्ट्रेटेजिक एसेट है। उसको जब आप नज़रअंदाज करके पॉलिसीज बनाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आप एक ख़ास तबके को मराहत देते हैं, आप कुछ लोगों को जिन पे टैक्स होना चाहिए, जिनके टैक्स से मामला बेहतर हो सकते हैं लेने से, उनको आप इग्नोर कर देते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इस तरह से मामला नहीं चलते। आप हुकूमत बना लेंगे, फिर हो जाएगी। अब तरीका सबको पता चल गया हुकूमत में आने का। आपने इक़्तिदार लेना है या मुल्क को ठीक करना है, ये आप फैसला कर लें। अगर आपने मुल्क को ठीक करना है तो आपको अपनी पॉलिसीज़ ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी सिमत ठीक करनी पड़ेगी, आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी पड़ेगी। और जो यंगर जनरेशन है, अभी उसका नौकरियों का मसला भी उस तरह से नहीं है, उसका थाना कचहरी का मसला भी उस तरह से नहीं है। उसको जॉब का यकीनन है, लेकिन फ्रीलांस अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। या तो वो जो लोग करते हैं क्वालिफाई बाहर चले जाते हैं, या यहाँ पर फ्रीलांस वो कर रहे हैं। वो यहाँ का सोशल सिस्टम ठीक देखना चाहते हैं। वो यहाँ पे अपने लिए जो सहूलतें हैं, सेहत की, तालीम की और जो पुलिस गर्दी है, उससे वो बचना चाहते हैं। सही बात है। इसके लिए आप क्या माहौल क्रिएट कर रहे हैं? अगर तो आपने उसी तरह चलना है पहले की तरह, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। आप जितनी मर्जी हुकूमतें बना लें, गिरा लें, तोड़ लें, इसको ले आएँ, उसको ले आएँ। सही लीडरशिप का काम है कि मुल्क को स्टीयर आउट करना इन सारी मुश्किलात से, और उसके लिए सही हमारे पास मज़े की बात है, हमारे पास सियासत और जमहूरियत का इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, ना तगड़ी पार्टीज है, ना कोई नजरिया है। तो किस तरह से आप चलाएंगे जमहूरियत को और सियासत को, जब बुनियादी ही नहीं है? जब आपने सहारों से ही आना है हुकूमत में, तो फिर छोड़े बाकी बयानियां और इलेक्टेबल्स, इसका क्या फ़ायदा? हुकूमत मिल जाएगी जिसको मिलनी होगी। प्रॉमिस्ड विक्ट्री अगर है तो उसमें जस्टिफिकेशन ही है ये इलेक्टेबल्स वाली और इत्तेहाद वाली, अदरवाइज उसका फ़ायदा कोई नहीं। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है, बिना इलेक्शंस में इलेक्टेबल्स चलेंगे, बयानिया चलेगा, या फिर अब वाकई मंशूर पे इतनी मेहनत करनी पड़ेगी सियासी जमातों को कि आवाम भरोसा भी कर सके, उन मसाइल को टारगेट भी किया जाए उन मंशूर में, जो कि वाकई असल मसाइल हैं इस आवाम के? देखें, आपके सवाल के दो बहुत अहम पहलू हैं। एक तो ये कि पावर में कौन आएगा, और नंबर 2 कि क्या वो आवाम की जो मसाइल और तवक्कुआत पे पूरा उतरेगा कि नहीं। ये दो डिफरेंट बात। अनफॉर्चुनेटली, जिस तरह आपने कल भी बात की थी कि जो हमारी पॉलिटिक्स है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, हमारी डेमोक्रेसी भी जो है वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स पर मबनी है। जी। वो गवर्नेंस की पॉलिटिक्स पर मबनी नहीं है। ट्रू। ये इसको समझना जरूरी है। पूरी जो हमारी जो बयानिया बनता है, मैं तो एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट बात कर रहा हूँ, पिछले आप इवन भुट्टो साहब की तहरीक को अभी देख लें, आज मतलब लेट 60s से लेके आज तक 50 साल से ज्यादा जो हमारा जमहूरियत का सफर है, उसमें बयानिया तो बनाया जाता है, लेकिन उस बयानिए को अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम का, मुझे कहने दीजिए, हम चूंकि बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं पॉलिटिशियंस को, मैं आवाम को भी किसी हद तक ब्लेम इसलिए कहूंगा कि उनका सियासी शऊर नहीं इतना, या वो इतना मैच्योर नहीं है कि वो अभी तक जो है ना इंटेलेक्चुअली और पॉलिटिकली जो है वो डीकोलोनाइज नहीं हुए हैं। उनके ज़हन में लीडर का एक तस्वुर ये है कि कोई मसीहा आएगा, उनके सारे मसले हल करके चला जाएगा। ठीक है, असल में जो मैं एक जुमले में अर्ज करना चाहूंगा, एक बड़े मशहूर पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, बैरी बिजान। वो पॉलिटिकल साइंस की कॉन्टेक्स्ट में डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री में किस तरह तफरीक करते हैं, इसका इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्री वो होता है जिसमें लीडरशिप ये फैसला करती है कि अवाम को कैसा होना चाहिए, और डेवलप्ड कंट्री वो होता है जिसमें अवाम फैसला करती है कि हमने किसको लीडर चुनना है।
ये बुनियादी सोच का फर्क है, ठीक है। तो बात ये है कि लीडरशिप पॉलिटिकल साइंस के कॉन्टेक्स्ट में कोई चक्कर ही नहीं है, ये हमारे आवाम को ये चूरन बेची गई है। मैं सीधी बात करूंगी, सही बात ये है कि मैंने अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनना है जो कि मेरी वैल्यूज और मफादात की तर्जुमानी और उनका हल पेश करता है, तो मैं उसको इलेक्ट करता हूं, और 4-5 साल में अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो उसको फारिग करके नया रिप्रेजेंटेटिव रख लेता हूं। मेरी रिलेशनशिप ऐसी है कि मैं स्टेक होल्डर हूं एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री, और मेरा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो वैसे ही है जैसा एक कंपनी का मार्केटिंग मैनेजर होता है, अगर वो टारगेट्स मीट नहीं करता तो मैं उसको फारिग करके नया रख लेता हूँ। एक्चुअली जमहूरियत उसी मुल्क में कामयाब होती है जहां पे अवाम अपने रिप्रेजेंटेटिव नुमाइंदों को अकाउंटेबल ठहरा सकती है। अब मुझे जो उम्मीद नजर आती है सिर्फ वो ये है, मुझे 2 चीजों की उम्मीद है। एक तो ये कि नून लीग जो है, मैं ये उम्मीद करता हूं कि उसने अपने बहुत ज्यादा तजुर्बे से कुछ सीखा होगा कि इस वक्त की जो जनरेशन है, जो अवाम है, जो मसाइल हैं, वो उनसे क्या तवक्को करते हैं। अभी उन्होंने एक कमेटी बनाई है मैनिफेस्टो के हवाले से, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो एक हकीकत पसंदाना अंदाज में मुरतब करेंगे, जामिया भी हो और हकीकत पसंदाना भी हो, और फिर वो उसका रोड मैप भी प्रेजेंट करें कि जनाब मईशत को आप कैसे ठीक करेंगे। आपके फाइनेंस मिनिस्टर अगर वही है जो पिछले वज़ीर आज़म थे, तो एग्जैक्टली तो हम अफराद से निकल के प्लान की सियासत की तरफ आए। ये आपका मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि वो अवाम के शऊर में इजाफा करें, उनको हक़ाइक़ बताएं कि आप इमरान खान, नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी की शख्सियात से निकल के उनसे पूछें कि भाई आपका क्या प्लान है। जिसका प्लान बेहतर है उसको मैं अपना वोट दूंगा, ताकि वो हमारे तवक्कुआत के मुताबिक वो मसाइल हल करे, बजाय कि हम खाली अशखास की और बयानिए की सियासत करें। ये बहुत ही ज़बरदस्त आपने बात कर दी। नजमी साहब, आप कोई लास्ट कमेंट अगर करना चाहें तो फिर क्लोजिंग की तरफ जाते। एक सवाल छोड़े जा रहा हूं आपके लिए, आपके प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म हो रहा है जी, और वो जो लोग इस वक्त सारे हज़ारों लाखों देख रहे हैं उनके लिए भी और हमारे लिए भी, कि ये बताइएगा कि अगर ऐसी कोई सूरत हाल डेवलप होती है कि PMLN जो है वो जीत जाती है, अक्सरियत में आ जाती है, और एक सवाल उठता है कि नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, तो PMLN से क्या शहबाज शरीफ साहब बन जाएंगे, और क्या बड़े भैया जो हैं वो इस बात पे मान जाएंगे? क्योंकि मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले जो कुछ हालात बन रहे हैं उसमें ये 100% पक्का नहीं है। ये तो कुछ नज़र आ रहा है कि PMLN जीतेगी, लेकिन ये पक्का नज़र नहीं आ रहा कि नवाज शरीफ साहब PM बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और अगर PMLN से किसी ने बनना है तो वो कौन होगा, और उसकी इजाज़त जो है वो नवाज शरीफ साहब देंगे कि नहीं, ये सवाल छोड़े जा रहे हैं। अच्छा, वैसे ये सवाल मैं राव खालिद साहब से भी ज़रा इस पर थोड़ी सी बात आगे बढ़ा ही लेते हैं। राव खालिद साहब, ये अभी भी ये वाले मसले हैं, अभी आपको लगता है चैलेंजेस हैं, इम्तिहानात अभी और भी हैं बाकी नवाज शरीफ के? शॉर्ट कमेंट। बिल्कुल यकीनन है, उनको आप 0 मीटर करके ले आएंगे, केस ख़त्म करके सारा कुछ करके, 0 मीटर, लेकिन कुछ अरसे बाद हम देखते हैं कि फिर वो मसाइल शुरू हो जाते हैं। उसमें किसका कसूर है किसका नहीं है, इस डिबेट में हम नहीं जाते, लेकिन बहरहाल ये मसाइल तो मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान की सियासत में ये चैलेंजेस तो मौजूद हैं। मैं इसलिए कहता हूँ कि आप जब आवाम पे यकीन रखेंगे, आवाम सही फैसला करेंगे। हमारे यहाँ होता ही है कि अयूब खान और फातिमा जिन्ना का इलेक्शन होता है, झुर्लू की टर्म आती है पहली दफ़ा, और उसके बाद वो झुर्लू बंद नहीं होता। अब वोट किसी कौम फैसला सही करती है, ठीक करती है, वोट सही जगह पे जाके डालती है, रिजल्ट उनके इख्तियार में नहीं होता। उनको पता चलता है कि जी आप तो फैसले ठीक नहीं कर पाते, फैसला तो इलेक्शन कमीशन ठीक करता है, या जो रिज़ल्ट अनाउंस करने वाले वो ठीक करते हैं। तो ये मसाइल बहरहाल मौजूद रहेंगे, चैलेंजेस मौजूद रहेंगे। उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को, जो मैं सियासत और जमहूरियत का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बेहतर करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को ग्रास रूट्स लेवल पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। 70s में जैसे पीपल्स पार्टी की ऑर्गेनाइजेशंस थी, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशंस थी, और उस वजह से वो सर्वाइव किया उसने 30-35 साल हर किस्म के हालात में।
लेकिन यहाँ पे तो पार्टी लीडर हटता है, ज़रा बाहर जाता है, उसके बाद पार्टी तितर बितर हो जाती है, कभी काफ लीग बन जाती है, कभी कुछ बन जाती है, ये इस्तेकाम पार्टी बन गई और वो पार्लियामेंटेरियन बन गई। तो ये मसाइल हमारे यहाँ ये मौजूद रहेंगे जब तक आपके यहाँ पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो खुद अपने आप को बेहतर नहीं करेंगी, अकाउंटेबल नहीं करेंगी, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं करेंगी और नज़रियाती बुनियादों के ऊपर मसाइल के अंडरस्टैंडिंग करते हुए, मुल्क के और कौम के मसाइल को अंडरस्टैंड करते हुए और चैलेंजेस जो हमारे मौजूदा दौर में भी हैं, पहले भी रहे हैं, उसको अंडरस्टैंड करते जब उस पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगी और उन पर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, कोई उसमें अकरमा परवरी नहीं होनी चाहिए, कोई उसमें रियायत नहीं होनी चाहिए, किसी भी शोबे में हो, माशी शोबे में हो, सियासी शोबे में हो, किसी और शोबे में हो, उसमें बिल्कुल हमें इवन हैंडेडली चलना चाहिए। फिर आप सही रास्ते पे जा सकते हैं, फिर चैलेंजेस ख़त्म होते चले जाएंगे। फिर जो सैयद मोहम्मद अली साहब ने बात की, फिर लोगों को ये इख्तियार जब यकीन हो जाएगा कि हमारा इख्तियार है कि हमने अपना रिप्रेजेंटेटिव मुकर्रर करना है, तो वो बहुत दुरुस्त फैसले करेंगे और आपकी लीडरशिप निखर के सामने आएगी, बेहतर से बेहतर लीडरशिप आती चली जाएगी। बढ़िया बात। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, हमें दीजिए इजाज़त। हाफ़िज़।